फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट जैक लकान के लिए सिम्टम्स आर नॉट समथिंग दैट आर रिलेटेड टू योर ईगो। ये आपके जस्ट रवैये में कोई तब्दीली नहीं होती कि आपके रवैये में कोई तब्दीली आ गई है। वो एक बीमारी ऐसी है जिसे कि हम मेडिसन से या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी से ठीक कर सकते हैं या विद करने से हम ठीक कर सकते हैं। सिम्टम्स फॉर लकान आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अ सब्जेक्ट इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि जाक लकान के लिए ईगो इज़ नॉट समथिंग जिसके साथ आप पैदा होते हैं, यू मेक इट थ्रू द मिरर स्टेज, जिसके बारे में हमने पहले बात की है पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। आई विल पुट अप अ लिंक समवेयर हेयर। ईगो एक किस्म का दिफा होता है जो कि हम लकान के मुताबिक अपनी असल जो सेल्फ है, द सब्जेक्ट, उससे छुपाने के लिए। और अगर आप गौर करें तो ईगो इज़ ऑलवेज इन द फ्यूचर, कि आप कोई काम करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे या अपनी एक्सरसाइज पर काम करेंगे, अपने जिस्म पर काम करेंगे, या आप कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे या पैसा कमाएंगे, तो इन चीज़ों से आप अपनी ट्रू सेल्फ बन जाएंगे, जो कि आपको अपनी ईगो का आइडिया होता है। एनीवेज, दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड लकान्स कंसेप्ट ऑफ ईगो। सो हमारी जो एक पॉप साइकोलॉजी है उसमें हम सिम्टम को डील करते हैं एज अ डिस्टर्बेंस, ऐसी चीज़ जो कि हम मेडिसिन से ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ कम्युनिटीज़ जो छोटी मोटी हैं उनमें एक चीज़ नोट की है, वो रिलीजियस ओसीडी है। उसे अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो वो इस तरह है कि एक बंदा है, उससे बड़े ही मतलब गुस्ताखाना ख्याल आ रहे हैं, खुदा के ख़िलाफ़ कुछ ख़्यालात आ रहे हैं ज़हन में, और वो उससे बड़ा बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, और वो ज़िंदगी में या अपनी आम ज़िंदगी में वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा। वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो उसे कहता है कि वो उसे डायग्नोज करता है रिलीजियस ओसीडी के साथ कि आपको रिलीजियस ओसीडी है। अब यहाँ पे एक सिम्टम है, बंदे को गुस्ताखाना ख्याल आ रहे हैं दूसरे के बारे में, बिग गदर के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उसे बहुत ही बुरे ख्याल आ रहे हैं। अब ये तज़ाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल पर डाल दी जाती है। इस तरह से असल में हो ये रहा है, लकान इस तरह कह सकते हैं कि अदर जो है सोसाइटी, वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स डाल रही है अपनी सब्जेक्ट पर, बंदे से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस, वो सारे टैबूज़, वो बिग गदर जो एक चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, एआई के चेंजेस आ रहे हैं, और जो एक एलियनेशन बढ़ रही, वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र चीज़ नहीं रखती कि इनसे क्या हो रहा है कि इंसान की जो इनफरादियत है, पर्सनैलिटी डेवलप होने का प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि लोग अपनी ओरिजिनल एक पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे। अब जब वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे तो वो दूसरे की जो डिमांड है वो सही तरीके से पूरी नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ सोसाइटल इशू, दैट इज़ नॉट इंडिविजुअल इशू। रिलीजियस ओसीडी जो है, अगर बंदा नहीं पूरी कर पा रहा डिमांड्स जो दूसरा उससे चाहता है, या हालात इस तरह बन रहे हैं कि उसे कॉन्ट्रडिक्शंस फेस करनी पड़ रही है, उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है, दूसरा मना करता है जिससे, मगर उसे सर्वाइवल के लिए वो काम करना पड़ रहा है, जैसे कि सूद हराम है और उससे कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो कि वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और जो अदर है, बिग अदर है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी प्रोवाइड नहीं करता कि वो इन जो टैबूज़ हैं इनसे बाहर जाकर काम करे, तो उससे क्या होगा कि उसके दिमाग में एक उसे स्ट्रेस होगी। दैट दिस इज़ अ सिम्टम। और ये सिम्टम असल में है एक, उसने सल्यूशन निकाला है कि वो किस तरह मैनेज कर सकता है बाहर वाली ज़िंदगी को और अपनी जो एक असल सब्जेक्टिविटी है, जो अनकॉन्शियस सेल्फ है, उसकी जो डिमांड्स हैं उनको, और दूसरे की जो डिमांड्स हैं, ईगो की जो डिमांड्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ लेकर कैसे चल सकता है। जो सिम्टम आ रही है वो असल में ये चीज़ जाहिर कर रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी की जाहिर कर रही है। थेरेपी में भी इसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। सिम्टम कभी भी दूर नहीं होती लकान के मुताबिक, ये इनहेरेंट पार्ट होती है इंसान का, और ये सिम्टम्स अनकॉन्शियस होती हैं और ये आपकी डे टू डे लाइफ को चलाती हैं। यू मेक सेंस ऑफ स्टफ by these symptoms because they are part of your subjective structure of the psyche and your fundamental fantasy.
सो यहाँ तक हो गया थ्योरी का हमारा पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिम्टम का जो हमें एक आइडिया सोसाइटी ने दिया है कि वो किस तरह ठीक हो सकती हैं, या जो भी हमें सोसाइटी बताती है कि आप डिसिप्लिन्ड हों या आप कंसिस्टेंसी रखें या आप कोई एक्शंस करें, मोटिवेशन लें या इंस्पिरेशन लें, इन सब चीज़ों से, या कोई मेंटोर पकड़ें, उससे आपकी सिम्टम्स दूर हो जाएंगी, या जो भी तरीके बताती है हमें सोसाइटी एक हेल्थी ईगो बनाने के, और उसका गुमान ये होता है कि उससे सिम्टम्स आपकी दूर हो जाएंगी, तो वो कैसे हेल्दी तरीके काम नहीं करते और सिम्टम्स प्रजिस्ट करती है। सो स्टार्ट के लिए मैं पहली स्टोरी है शेवर की। आई डिसाइडेड टू बाय अ शेवर। मेरे पास एक पहला पुराना शेवर था जो मैंने 500 का लिया था कोई 7 साल पहले, और वो तकरीबन 2 साल में ही ख़राब हो गया था, और वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। 5 साल तक मैंने उसे रखा, आई डोंट नो वाई। लेकिन अब मैंने सोचा कि वाई नॉट अपग्रेड इट, और मैं एक वेबसाइट पर गया। वहाँ पे जाके मैंने रिसर्चेस की। एक मैंने देखा, मुझे अच्छा, आई वॉज़ लुकिंग फॉर समथिंग लाइफ टाइम। मुझे एक चाहिए था कि एक चीज़ लाइफ टाइम हो जाए, चाहे वो थोड़ी सी महंगी हो। सो एक जो था फ़िलिप्स का सीरीज़ 1000, वो मेरी नज़र में आया, मैंने वो देखा। अब वो 12,000 का था। मैंने सोचा कि यार कहीं से कुछ चीप मिल जाए, ऑफलाइन मार्केट से पता करते हैं। तो मैं चला गया जहाँ पे सब जाते हैं, शाह आलम मार्केट लाहौर में। वहाँ जाके मैंने गलती ये की कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पे सारे फेक प्रोडक्ट्स थे, वहाँ पे कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिला मुझे। एक दुकान मिली, और उस दुकान पे भाई साहब मुझे वहाँ पे भी जो मिला वो ये था, जो मैंने फ़ोटो देखी थी ऑनलाइन वैसा नहीं था। मगर इसका जो मुझे जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया वो ये थी कि ये 4,000 का था। सो दैट इज़ समथिंग। लेकिन मुझे आइडिया हो गया था थोड़ा बहुत कि दिस इज़ समथिंग फेक और ये ओरिजिनल नहीं है। आई हैड द आइडिया, क्लियर कट मेरे पास आइडिया था कि दिस इज़ नॉट ओरिजिनल एंड आई एम हेयर टू बाय द ओरिजिनल। और उस भाई ने क्या किया कि उसने ये मुझे चेक करवाया। मैंने कहा यार चेक करवा दें, क्योंकि ये डेड था उस टाइम। तो उसने कहा कि यार ये चार्ज होने वाला है, तो उसने कहा चार्ज कर दो। उसने चार्ज किया, तो 5 मिनट उसने चार्ज किया, और ये तकरीबन 10 सेकंड चला। मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं लग रहा। वो कहता है कि यार ये 5 मिनट चार्ज किया है, अगर 12 घंटे करोगे तो घंटा निकाल देगा। तो मैंने कहा कि अच्छा। सो पॉइंट पॉइंट ये है कि देर वर क्लियर साइंस मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर मुझे नहीं मिली तो मुझे वापस चले जाना चाहिए और वही ऑनलाइन जाकर ख़रीद लेना चाहिए, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइफ टाइम। मैंने कहा यार इसकी कोई गारंटी? उसने कहा गारंटी कोई नहीं है। सो टोटली फ्रॉड था। और वहाँ से मैं उसे घर ले आया। घर आकर मैंने चार्जिंग की उसकी। लेट्स जस्ट से कि वो वैसा ही निकला जैसा कि मैंने सोचा था। जो कि मेरा डर था वो एक हकीकत बन गया, और वो शेवर की बैटरी जो थी वो नाकस थी। ही इज़ नॉट गुड, और ये 6 महीने निकालेगा वही 500 वाला जो कर रहा था। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि वो बंदा मुझे क्लियर कट साइंस दे रहा है कि वो एक नाकस चीज़ मुझे दे रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अदर में अथॉरिटी परसीव कर रहा हूँ, और बाद में धोखा खा रहा हूँ। अगर ये एक सिंगल इवेंट होता तो मैं इसे दरगुजर कर देता। मैं कहता कि यार इसमें क्या सिम्टम हो सकती है, मैं इसे क्यों एनालाइज करता। मैं कहता कि यार शिट हैपन्स। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मैंने एक अथॉरिटी में, बंदे दूसरे में एक अथॉरिटी दी उसे कि वो मुझे एक चीज़ देगा, वो ऑथेंटिक होगी, चाहे वो एक सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। आई ट्रस्टेड समवन, और उसके बाद मुझे धोखा मिला। लेकिन 2020 में भी ऐसे ही हुआ था, और वो हुआ कुछ यूँ था कि मुझे अपने दांतों के हवाले से एक इनसिक्योरिटी थी, और मैं ज़िंदगी में कोई भी काम ख़ास इतना नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो सारी एनर्जी है ना, जो इन्वेस्टमेंट है, एनालिसिस बहुत था मेरे पास, वो मैंने अपनी जो ये इनसिक्योरिटी ना इसमें दिया हुआ है। और इसी वजह से मैं कैमरे को भी फेस नहीं कर रहा, और मतलब कि ज़िंदगी में जो भी गलत हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे दांत परफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। सो उसके लिए मैंने जो कि हर अक्लमंद बंदा करता है, मैंने क्या किया कि गूगल पर जाकर सर्च किया कि डेंटिस्ट नियर मी। गूगल पे मुझे एक क्लिनिक का नाम आया, वो मेरे करीब था। मैं अगले दिन गया, वहाँ जाके मैंने नाम पढ़ा, लाइसेंस नंबर देखा, बाहर जो उनका बोर्ड लगा हुआ था, और मैं अंदर जाके वो डॉक्टर के पास बैठ गया। अब वहाँ भी उसने मुझे बहुत से साइंस दिए
कि दैट गाय वाज फ्रॉड, और वो रियल डेंटिस्ट भी नहीं था जिसकी बाहर जो लाइसेंस नंबर लगा हुआ था या जिसका नाम था क्लिनिक पर, वो बंदा खुद नहीं बैठा था, बल्कि कोई डिप्लोमा पास या उसका इंटर्न ही बैठा हुआ था। एंड दैट गाय वाज एन ही वाज अ बिच, प्योर इवल। नमाज वो 5 टाइम पढ़ता था, मे बी इट वाज अ डिफेंस मैकेनिज्म और समथिंग। उसने टोटल मुझे 80,000 की कॉस्ट बताई, उसमें से उसने कहा कि 20,000 वो एडवांस लेगा। आई न्यू एट दैट मोमेंट कि यार ये मुझे फंसा रहा है, 20,000 मेरे रख लेगा, और अनकॉन्शियसली आई न्यू दैट वाज गोइंग टू हैपन, लेकिन कॉन्शियसली आई माई ईगो वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। यू सी, ईगो का मसला ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा इसके पीछे लगते हैं तो आप धोखा खाते हैं। यू थिंक ईगो इज़ समथिंग योर ओन, लेकिन दैट इज़ डेवलप्ड बाय द अदर। उस इवेंट में भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, लेकिन मैंने वो चीज़ इग्नोर की, उसके ख़िलाफ़ डिफेंस बनाए, मुख्तलिफ़ तरह की ख़ुद को चीज़ें समझाई, और इसी तरह से मैं वो चीज़ लेकर चलता रहा। और वही हुआ कि सर्विस भी वो बहुत थर्ड क्लास थी उसकी, और ही वॉज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई डेंटल हाइजीन और हिज डेंटल हाइजीन, हिज इंस्ट्रूमेंट्स। और मेरा उसके ख़िलाफ़ जिहाद कुछ इस तरह था कि मैं जब ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला था और जस्ट ब्रेसेस रिमूव करने थे मेरे, मैंने उसे घोस्ट कर दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, और मतलब टोटली उससे एक रब्ता अपना ख़त्म कर लिया। और मैंने जो अपने अभी पैसे देने थे, थोड़े से रह गए थे, वो मैंने नहीं दिए, और मैंने वो ब्रेसेस किसी और डेंटिस्ट से निकलवा लिए, जो कि असल में मेरा एक क्लास फेलो था, उसका बड़ा भाई था। इफ़ आई कुड जस्ट हैड रीच्ड आउट टू माई क्लास फेलो, और मुझे उसी के पास जाना चाहिए था, वो अच्छा डेंटिस्ट था, उससे और थोड़ी सी रिसर्च और मैं कर लेता तो मुझे वो मिल जाना था। तो उसके बाद हुआ ही कुछ यूँ कि वो बंदा 6 माह बाद मेरे घर आ गया, या क्योंकि मैंने एड्रेस लिखा हुआ था उसके फॉर्म पे, और आई हैड टू पे हिम। और उसके बाद घर वालों ने भी थोड़ा सा इस चीज़ को ट्रेजिक समझा, और जिसने भी समझा ट्रेजिक इस चीज़ को, मेरा यही उसके ख़िलाफ़ डिफेंस था कि यार कुछ जो सबक होते हैं ना, वो आपको पैसे दिए बगैर नहीं मिलते। दैट वाज आल्सो आर डिफेंस। और यहाँ पे सिम्टम्स हैं कुछ जो कि मैं रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, उसके ख़िलाफ़ अब फिर अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, एक ईगो की अंडरस्टैंडिंग, एक ईगो का डिफेंस बना रहा हूँ, क्योंकि इट फील्स फेमिलियर। खैर, उसके बाद मैंने, उस वाक़े के बाद मैंने ख़ुद को प्रॉमिस किया था कि कभी भी अदर को वो अथॉरिटी नहीं देनी, कि अदर को उस अथॉरिटी की पोजीशन पर मैंने कभी नहीं बिठाना। दैट वाज अ प्रॉमिस दैट आई मेड माई सेल्फ। और इसी वजह से रिलीजन से भी थोड़ा सा मेरा राब्ता था, वो कट गया था, और मौलवियों से भी, या जो भी बंदा अथॉरिटी में था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो ख़ानदान में हो या किसी और जगह पे हो। दैट वाज अ सिम्टम, और वो सिम्टम एक सोल्यूशन थी मेरे जो इंटरनल इश्यूज़ थे या मेरे अनकॉन्शियस इश्यूज़ थे, उनको अदर की डिमांड के साथ मैच किया जाए। क्योंकि इस तरह जब मैं अदर को अथॉरिटी नहीं समझ रहा, तो फिर वो चीज़ मेरे माइंड से ऑफ है, मैं दूसरे की परवाह नहीं कर रहा, तो उससे क्या है कि मेरा जो एक नार्सिसिज्म है या मेरी जो ईगो है वो थोड़ी सी इन्फ्लेट हो जाती है, आई थिंक सो, जिससे मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। आल्दो सोशलाइजेशन में ये चीज़ हेल्प नहीं करती, लेकिन उससे क्या था कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से मैंने अच्छे ग्रेड्स भी लिए, और उसके बाद काम भी थोड़े बहुत शुरू किए, और थोड़ी बहुत नई आदतें भी डेवलप की, जिसमें किताबों को पढ़ना था, और 1-2 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सीखे। दैट वाज अ सॉल्यूशन कि अगर मुझे एक हेल्दी ईगो रखनी है तो वो मैं इस तरह रख सकता हूँ। हालांकि वो सोसाइटी के लिए चीज़ थी बड़ी गलत कि मैं एंटी अगर अथॉरिटी जा रहा हूँ। सो ये चीज़ मैंने खुद को प्रॉमिस की थी कि अब मैंने किसी अदर को अथॉरिटी के मुकाम पर नहीं रखना, लेकिन आई थिंक आई माइट हैव स्लिप्ड आउट ऑफ माई प्रॉमिस अ बिट, और मैंने अदर को बार बार अथॉरिटी की पोजीशन पर प्लेस किया। इस तरह वो डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब मैंने उससे एक रिप्रेस किया, या मैंने उससे डिनाई किया उस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे को एक अथॉरिटी फिगर समझूँ। आई नीड एन अथॉरिटी फिगर, आई नीड गॉड। वो डिनाइल की वजह से क्या है कि छोटे छोटे अदर्स जो होते हैं ना, जो या ये शॉपकीपर अदर हो गया, या वो डेंटिस्ट अदर हो गया, उससे ये होता है कि फिर आप जब बड़ी एक अथॉरिटी नहीं फॉलो करते, तो फिर आप इन छोटे छोटे अदर्स को अथॉरिटी के मुकाम पर बिठा देते हो, वो अगर नहीं भी चाहते तो। सिमिलरली यू कैन प्लेस समवन इन योर रिलेशनशिप टू द प्लेस ऑफ अथॉरिटी, कि आप किसी चाहने वाले को एक अथॉरिटी के
मुकाम पर बिठा सकते हैं जो कि बैठना नहीं चाहता, और इस वजह से आपके रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा मसले आ सकते हैं। एनीवेज, बताने का मकसद ये है कि दिस इज़ हाउ सिम्टम्स वर्क। यू डेवलप अ रेजोल्यूशन टू योर इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन योर ईगो एंड योर ओरिजिनल सब्जेक्टिविटी, और फिर आप वो उस आपकी सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आती हैं। एंड दैट इज़ अ सिम्टम कि आई एम obsessed विद प्लेसिंग द अदर ऑन द प्लेस ऑफ अथॉरिटी। अगर मैं बड़े अदर को नहीं प्लेस करता तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं वो डिफेंस एक अपना डेवलप कर लेता हूँ, उसके खिलाफ मैं प्रॉमिस खुद को कर लेता हूँ, तो उससे मैं छोटे छोटे अदर्स को अथॉरिटी के एक मुकाम पर बिठा देता हूँ। और दिस वाज व्हाट हैपेंड विद द शेवर गाय। वो मुझे बार बार वार्न भी कर रहा है कि भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उससे शेवर ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये तो और अच्छी बात है, किसकी कोई गारंटी नहीं। अनकॉन्शियसली मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि दैट इज़ फेमिलियर विद मी। द बिट्रियाल, जो धोखा वो मेरे साथ हुआ है, वो एक चीज़ मैं उससे वाकिफ़ हूँ, इसीलिए आई विल बाय दैट। और इस तरह से सिम्टम्स जो होती है वो प्रजिस्ट करती है, जारी रहती। यू कैन नॉट रिमूव द सिम्टम्स। मैं जितनी मर्जी किताबें पढ़ लेता, दैट वाज समथिंग आई हैड टू एक्नॉलेज। जस्ट टू बी फेयर, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। असल में वो चीज़ जो मैं एक्नॉलेज करूँगा वो आई कैन नॉट डू दैट विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर और एन एनालिस्ट इन द थेरेपी, विदाउट द ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस, स्टफ लाइक दैट। ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह से सिम्टम्स काम करती है कि यू कैन नॉट रिमूव द सिम्टम्स जितना मर्जी आप डिफेंस बना ले, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ईगो बना ले, वो डिफरेंट शेप्स में वापस आती रहती है। तो सिम्टम अगेन हेयर इज़ के मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अदर ऐसा हो जिसे मैं अथॉरिटी समझूँ, और इसमें अगर मुझे धोखा मिल जाता है और अदर वो अथॉरिटी के काबिल नहीं होता जो मैं उससे देना चाहता हूँ, अनायत करना चाहता हूँ, तो दैट्स ओके, मैं उस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। और लास्ट जो स्टोरी है ये मेरे एक दोस्त की है, और इसमें भी हम देखेंगे कि सिम्टम किस तरह प्रजिस्ट करती है। आई विल कीप इट शॉर्ट बिकॉज द वीडियो इज़ ऑलरेडी टू लॉन्ग। लेकिन स्टोरी कुछ इस तरह के लोअर क्लास बॉय 7वीं 8वीं में है, पता नहीं कि 10वीं के बाद भी कोई क्लासेस होती हैं, और इवेंचुअली वो 10वीं जब पास करता है तो उसका अब्बू कहता है कि यार तुम आगे BS करो या यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो वो कहता है कि यार आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये मेरा यूनिवर्सिटी में जाना। बात कुछ इस तरह होती है कि उसके अब्बू का कोई दोस्त होता है, वो शहर में, जिस शहर में यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ वो एक किस्म का अच्छी खासी पे उसे मिल रही होती है, और उसे एक अपार्टमेंट मिला होता है और खाना फ्री होता है और कपड़े वगैरह ये सारी उसे सहूलियात मिली होती हैं उसके दोस्त को। और वो अपने दोस्त से कहता है कि यार मेरा बच्चा है, उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, उसे अपने साथ एडजस्ट कर लो। तो वो उसे एडजस्ट कर लेता है दोस्त। सो पहला साल बच्चा कहता है कि यार ये तो काम बहुत ठीक है, मैं तो अपनी PhD भी यहाँ से ही करूँगा। और होता यूँ है कि वो उन आसाइशों कि चूँकि काबिल नहीं होता अभी, तो वो समझता है कि उससे वो कभी फिर मिलनी नहीं है। उनके साथ इस तरह अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंगेज करता है, खाने मंगाता है, छुट्टियाँ करता है, यूनिवर्सिटी नहीं आता, और याशी वाला एक सीन चलता है, बच्चियों के साथ बातें करता है, और सॉर्ट ऑफ सब चलता रहता है। अब यूनिवर्सिटी का चौथा साल है और उसे उस जगह से निकाले हुए भी 2 साल हो गए हैं। उसके जो अबू के दोस्त हैं उनका तबादला हो गया, और उससे अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना पड़ रहा था पिछले 2 साल से। दैट गाय इज़ काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, लो सेल्फ इस्टीम, और ही थिंक्स ही इज़ नॉट गोना मेक इट, कोई फ्यूचर नहीं है उसका। वहाँ पे ये सीन था कि वो सोता बहुत था, फर्स्ट ईयर में सोता बहुत था, खाता था, सोता था, बस यही काम थे उसे। अब उसे इस चीज़ का गिल्ट है कि उसने जब बाकी बच्चे अपना GPA अच्छा कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, वो ये सब क्यों नहीं कर रहा था। अब गिल्ट उसके अंदर एक है, एक सिम्टम है, जो कि उसका जो इनर एक कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक रिजॉल्व कर रही है। 4 साल हो जाते हैं और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसे एक बैंक में नौकरी मिल जाती है, घर वाले उसकी अब शादी कर देते हैं, 50-60 हज़ार में वो काम कर रहा होता है। अभी भी उसे वो गिल्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, और उस गिल्ट को अपनी जो एक इनर कॉन्ट्रडिक्शन है अनकॉन्शियस सब्जेक्ट की कि उसकी असल डिज़ायर्स क्या हैं और उसकी जो ईगो है व्हाट द अदर वांट्स, उसके दरमियान जो एक तज़ाद है, वो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा। उसके पास एक सिम्टम है गिल्ट की शक्ल में, जो कि उसे बता रही कि भाई एक हल निकाला हुआ है तुमने, एक सिम्टम आई है किसी चीज़ की, वो देख लो। वो चीज़ वो देख नहीं रहा,
उससे एड्रेस करने की कोशिश वो इस तरह करता है कि वो अपनी ईगो की जो सिम्टम्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, इमेज का जो इशू है उससे दूर करने की कोशिश करता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं जो कि उसकी ईगो बना रही हैं उन्हें मीट करने की कोशिश करता है। किस तरह कि वो आगे MBA में दाखिला ले लेता है। उसने जो यूनिवर्सिटी में पहले दाखिला लिया था वो भी बगैर किसी सोचे समझे लिया था, कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। जो मेजर चूज़ किया उसमें भी कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। अब जो वो MBA कर रहा है वो भी देखा दाखी कर रहा है और अभी वो कंप्लेन कर रहा है कि ही इज़ अगेन फीलिंग टायर्ड और उसे नींद बहुत आती है, और वही जो उसकी सिम्टम्स थी पहले साल वाली फ्लैट वाली वो उन्हीं को रिपीट कर रहा है एंड ही इज़ स्टक विद द सेम गिल्ट। यहाँ से हमें एक, अगर सोचने वाले सोचें तो हमें एक और पता चलता है दैट ही माइट बी enjoying his symptom. So this is also one point. Symptoms persist इसलिए करती हैं क्योंकि we are enjoying our symptoms. We are getting some kind of enjoyment जो एहसास from the symptom. So इस वजह से symptoms जो होती हैं वो persist करती हैं. So ये थी आज की स्टोरी. I hope you enjoyed it. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बाय.